एंड जो दूसरा पार्ट होगा 7.4 सेशन का वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। तो ये दोनों ही टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हाफ जो होगा वो न्यूमेरिकल पर्पस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड सेकेंड हाफ न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरी पर्पस के लिए। तो आज की क्लास में हम ट्राई करेंगे कि हमारा फर्स्ट हाफ विच इज इक्विलिब्रियम वो खत्म हो जाए। और अब दर्शन, तेरे अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम क्या है? जब चैप्टर नंबर 5 में इसको समझाया गया था तब का ही पूछ रहा हूं मैं कि इक्विलिब्रियम तब क्या बताया गया था। Sir, equilibrium means that the object is neither in motion or nor in the inertial state. यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन बोल दिया तूने, नाइदर इन मोशन नॉर इन द इनर्शियल स्टेट। डिफाइन कर सकता है ये जो तूने बोला है? बड़े Sir, बड़े as a वर्ड, exact बड़े बड़े वर्ड यूज करता हूँ, सर फंस जाएंगे। दर्शन ऐसा नहीं बोलते। तूने तो ज्यादा इधर उधर चला गया। मैं तो बेसिक पूछ रहा हूँ कि बेसिक क्या था। चल कोई बात नहीं, तूने मुझे थोड़ा बहुत बताया, सूजल बता देगा बचा हुआ पार्ट। When the external force is acting is zero, vector sum of external force. इतना पार्ट बताया गया था चैप्टर 5 में कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले नेट फोर्स का सम जीरो हो तो हम बोलते थे वो ऑब्जेक्ट किस में चला जाता है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब उसका कंफर्ट जोन, जहां पर वो रहना पसंद करता था, ऐसा कुछ आपको बताया गया था। तो बेसिकली तब आपने इतना इंफॉर्मेशन जान लिया था। अब मैं आपको बोल रहा हूं, अब उतना आंसर दोगे तो फंस जाओगे। अब आपको थोड़ा अपना ज्ञान, नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। तब क्योंकि हम सिर्फ एक ही टाइप के मोशन की बात कर रहे थे विच इज ट्रांसलेशनल लीनियर, तो उतना डेफिनेशन इक्विलिब्रियम का चल जाता था। बट अब क्योंकि हमने चैप्टर 7 आधा पढ़ लिया है, रोटेशनल मोशन, तो अब दो मोशन के बारे में हम जान चुके हैं। अगर पेन ऐसे मूव करे तो ट्रांसलेशनल मोशन होगा, बट अपनी जगह घूमने लग जाए तो रोटेशनल मोशन होगा, और दोनों के कॉज अलग अलग होते हैं। What is the cause of translational motion? एक ऑब्जेक्ट के ट्रांसलेशनल मोशन का कॉज क्या होता है? लास्ट क्लास में भी मैंने पूछा था कि अगर इस पेन को मुझे यहां से यहां भेजना हो, इसका ट्रांसलेशनल मोशन करवाना हो, तो व्हाट इज, यस, फोर्स इज द कॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट के ट्रांसलेशनल मोशन का बेसिक कॉज जानवी फोर्स होता है ना? जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो अपनी पोजीशन थोड़ी चेंज कर सकता है। तो आप उसकी अगर पोजीशन चेंज करानी है, आपको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लेके जाना है, एक ही चीज उसको ये करवा सकती है विच इज नॉट बट फोर्स, अप्लाइड फोर्स। ऑलराइट, तो वहां से ही पहला इक्विलिब्रियम बनता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स अगर एक बॉडी पे लगने वाली सभी नेट फोर्सेस का सम, देखो समीशन का साइन लगाया है, अगर मैं जीरो कर दूं, जितनी भी फोर्सेस लग रही, जहां पर भी लग रही, जैसी भी लग रही, अगर नेट फोर्सेस का सम जीरो आ जाए तो ऑब्जेक्ट कौन से इक्विलिब्रियम में चला जाता है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। जब ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा तो उसकी स्टेट कैसी होगी? या दृष्टि? सर यूनिफॉर्म। सिर्फ यूनिफॉर्म? और यूनिफॉर्म स्टेट नहीं होती है। यूनिफॉर्म वर्ड तो तूने बड़ा इनकम्प्लीट बोला है।
स्टेट मतलब चैप्टर नंबर 5 में बताया गया था कि एक बॉडी की 2 ही नेचुरल स्टेट हो सकती है ऑब्जेक्ट की। रेस्ट पहली नेचुरल स्टेट जो होती है न्यूटन ने बताई थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रह सकता है। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर इसके ऊपर कोई फोर्स लेट से लग ही ना रहा हो तो नेट फोर्स 0 ही अभी भी, तो उसकी स्टेट क्या है? एट रेस्ट। मतलब जब ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है तो आपको पहली चीज दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए? ऑब्जेक्ट मूव कर ही नहीं रहा है। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या होता था? इस टाइप का मोशन। और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? इस वक्त अगर इस पे लगने वाली सभी फोर्सेस 0 हो जाए तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में चला जाता है। मतलब नो ट्रांसलेशनल मोशन, कोई मोशन नहीं हो रहा होगा। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। इसमें किसी को डाउट है मैंने क्या बोला? प्रोसेस हो रहा है, ज्यादा तो ऊपर से नहीं जा रहा है सर के। इसमें एक और केस बन सकता है, हो सकता है मैं इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा दो, फोर्स लग रहा है पर नेट फोर्स अभी भी कितना हो रहा है? 0। तो भी ऑब्जेक्ट कैसे इक्विलिब्रियम में है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में मूव नहीं कर रहा है। याद रह पाएगा ये सभी को? अगर मैं आपसे बोलूं ये ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो आपके दिमाग में पहली चीज क्या क्लिक होगी? उस पे लगने वाले नेट फोर्सेस का सम 0। दूसरी क्या क्लिक होगी? ये मूव ही नहीं कर रहा है, जहां है निटल्ला बैठा हुआ है, आलसी वहीं पर है। ठीक है, ऑलराइट। व्हाट इज द कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन? टॉर्क। 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 जब एक बॉडी पे फोर्स लगता है तो वो ट्रांसलेशनल मोशन करती है, और जब बॉडी पे फोर्स नहीं टॉर्क लगने लग जाए तो बॉडी का मोशन कैसा हो जाता है? रोटेशनल। बट अगर मैं बोलूं, अरे यार ये तो गलत लिख दिया, अगर एक बॉडी पे लगने वाला नेट टॉर्क का सम 0 हो जाए तो अब वो कौन से इक्विलिब्रियम में चले जाएगी? रोटेशनल। रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये तो गैस करना इजी था यार। तो अगर एक बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्सेस का सम 0 हो तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी, और अगर नेट टॉर्क का सम 0 आ जाए तो वो कौन से इक्विलिब्रियम में चले जाती है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मतलब देयर इज नो रोटेशनल मोशन, बॉडी घूम नहीं रही होगी अगर वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो। ठीक है, समझ में आया? अगेन रिपीट, एक बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्सेस का सम 0 होगा तो बॉडी कौन से इक्विलिब्रियम में, ऑब्जेक्ट कौन से इक्विलिब्रियम में चला जाएगा? ट्रांसलेशनल। अरे बोल दो यार प्लीज। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो And if the net torque acting on the body is 0, then body is in rotational equilibrium. इक्विलिब्रियम। वेरी गुड। बोलो भाई हीत। हीत मैं बात तब तक नहीं करूंगा जब तक वीडियो ऑन नहीं होगा, पहले तो वीडियो ऑन कर दो। सर वो आज मोबाइल डेटा पे हूँ इसलिए सर। मैं भी दिन भर मोबाइल डेटा पे रहता हूँ, देख फिर भी तेरे से बात करने के लिए मैंने वीडियो ऑन कर रखा है। सोच दिलेरी मेरी। और जाता क्या इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, क्या चलाता है? और भी होते ना, ट्विटर, व्हाट्सएप, बाइक, स्नैपचैट। अब तू बात करेगा म्यूट रख के तो यार मुझे मजा नहीं आएगा, मैं लिपसिंग तो नहीं पढ़ पाता। सर गेम। ये लो, सॉरी यार, ये वाला तो एस्पेक्ट में भूल ही गया था। पबजी गया है, गेम थोड़ी ना। हाँ सर वही। ठीक है भाई। अच्छा सर वो पूछ रहा था कि सर ये जो अभी आपने बताया कि रोटेशनल और ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, मतलब कि बॉडी रेस्ट पे है सर, तो सर हम उससे वो रेस्ट में है सर, वो पड़ी एक जगह पे, तो सर हम उसे डिफाइन क्यों करते हैं कि वो बॉडी ये इक्विलिब्रियम है या फिर वो इक्विलिब्रियम है? क्योंकि हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, हमें हेवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करना है। मैं तुझसे फ्यूचर में बोलूंगा कि तेरे सामने 100 किलो का एक ऑब्जेक्ट है, तू उठा के बता। अगर तूने ये पढ़ लिया, तू 100 किलो का ऑब्जेक्ट खुद से उठा सकता है, बस थोड़ी समझदारी यूज करके। अब अगर करना चाहता है या नहीं,
वो डिपेंड करता है। सोच ले 100 किलो का ऑब्जेक्ट यूज करने को, उठाने को बोल रहा हूं मैं। हाँ सर, सर मगर मैं क्यों उठाऊंगा? अरे भाई ताकत बतानी, मैं स्ट्रांग हूँ। बताना चाहता हूँ मैं 100 केजीज का ऑब्जेक्ट उठा सकता हूँ, बट सोच तू खुद अगर 100 का नहीं है तो भी उठा सकता है। 100 का तो नहीं होगा, 50-60 के आसपास का ही होगा, है ना। फिर भी तू 100 किलो का ऑब्जेक्ट उठा सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ। उठाना चाहता है। ना ना कर नहीं सकता, मैं उठवाऊंगा तो सही। तो बेसिकली वो कर सकते हैं ये कंसेप्ट को पढ़कर। अब बोल तू नहीं उठाना चाहता, बट साला जो बेचारा रोड पर रोज काम कर रहा है, जो लेबर होते हैं उनको तो उठाना पड़ता है ना, या उनके लिए थोड़ा अगर मैं इजी करके दे दूं काम तो उनका तो भला हो जाएगा। इसलिए भाई पढ़ना पड़ता है। कभी रोड पे तू गया और तूने देख लिया किसी को नहीं आ रही है तो गलत तरीका यूज कर रहा है हैवी लोड को उठाने का, मैं इसको सही तरीका बताता हूँ तो काम आ गया ना तेरा पढ़ा हुआ नॉलेज। बस इसलिए तो वेट कर, बहुत सारी चीजें इसमें। ओके सर। और यही नहीं, अरे कभी तेरी कार, लेबर छोड़ दे, तूने अच्छी कार ली और तेरे कार का एक टायर पंचर हो गया, तो उस पंचर टायर को सही करने के लिए मूवी में देखा होगा एक साइड वो पता नहीं क्या लीवर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो लगा के उसको उठाया जैक। जाता है कार को एक साइड से, क्या बोलते हैं उसे? जैक जैक। जैक जैक। 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 तो जैक किस प्रिंसिपल पे काम करेगा वो भी तो पढ़ना है, कैसे उठा लेता है वो वाली चीजें। ओके सर। अब पढ़ेगी नहीं पढ़े तू बता दे। हाँ सर, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा, सही बात है। ठीक है भाई, अब पढ़ते हैं। सो अगर बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और बॉडी पे लगने वाला नेट टॉर्क 0 हो जाए तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या ये चीज याद हो चुकी है सभी को? एक बार खुद से बोल के देखो, मेरा सुनो मत, बोल के देखो मन ही मन में, तो याद हो जाएगी। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेशनल में भी है, मतलब ना वो आगे पीछे ऊपर नीचे मूव कर रहा है ना वो घूम रहा है, मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, तो अगर दोनों में हो तो कलेक्टिवली उस इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? नोट्स में से देख के बताओ। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। वेरी गुड। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब अगर किसी क्वेश्चन में आपको बोल दिया दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, तो आपको समझ जाना है वो रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, दोनों ही इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, कोई शक? नो, नो, कुछ नहीं। ठीक है, ये आपको फर्स्ट पॉइंट में आपके नोट्स के आई थिंक दिया हुआ है इतना पार्ट। अब इसको इस एक लेवल ऊपर लेके जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जो कि मेरा है आपका नहीं। मैं 3 डिफरेंट केसेस आपको दूंगा। दक्ष को कोई डाउट है? दक्ष यस सर। सर मतलब इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहता है, तो सर आप दो दो क्यों पढ़ते हैं? मतलब ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ते हैं? रेस्ट, ऐसा किसने बोला ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है? तूने फिर गलत समझा। मैंने बोला जब वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा तो वो आगे नहीं जा रहा होगा, पीछे नहीं जा रहा होगा, ऊपर या नीचे, बट अपनी जगह रह के घूम सकता है। तो आपको ये टर्मिनोलॉजी आपकी सही करनी पड़ेगी कि इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट नहीं है। कौन सा इक्विलिब्रियम होगा वो डिसाइड करेगा कि उसका कौन सा मोशन नहीं हो रहा है। अगर वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो उसको परमिशन क्या नहीं है आगे पीछे या ऊपर नीचे जाने की, बट क्या है अपनी जगह रह के वो घूम सकता है। अब मैं बोल रहा हूं अगर वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो वो घूम नहीं सकता, बट वो आगे पीछे जा सकता है। जो तू बोल रहा है रेस्ट, वो तब पॉसिबल है जब वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो, मतलब जहां पर हो वहीं पर हो, ना वो घूम रहा है ना वो मूव कर रहा है आगे पीछे। ओके सर।
ओके अब धीरे धीरे समझते हो और इसमें क्या डेप्थ जा सकती है। मैं आपको एक रॉड देता हूं, ये है हमारी वो रॉड, उससे ऊपर 3 डिफरेंट केसेस हम कंसिडर करेंगे। यह आपकी रॉड नंबर 1, ये आपकी रॉड नंबर 2, और ये आपकी रॉड नंबर 3। अब इस पे 3 डिफरेंट तरीके से मैं 2 फोर्सेस लगवाने वाला हूं। पहला केस नंबर 1, दो फोर्सेस लग रही है इस तरीके से, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब ये भी F है और ये भी F है। दिस इज केस नंबर 1। एक फोर्स नीचे लग रही है और दूसरी फोर्स ऊपर लग रही है। ये है केस नंबर 2। मैग्नीट्यूड वाइज अभी भी सेम है, मैग्नीट्यूड मतलब 5 न्यूटन 5 न्यूटन 5 न्यूटन 5 न्यूटन, ऐसा मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। और एक केस ऐसा कुछ लग रही है। समझ में आ गया? 3 केसेस। केस में कोई डाउट है? रॉड पे लगने वाली दोनों फोर्सेस मैंने आपके सामने रख दी है। मुझे आप लोग बताएंगे कि कौन कौन सी रॉड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, कौन कौन सी रॉड। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की मैंने कंडीशन आपको बता दी है अभी यार, कि भाई ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आपको क्या देखना जरूरी है। तो बताओ कौन कौन सी रॉड अभी यार ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। सर सेकंड और थर्ड टाइम। रॉड 2 एंड रॉड 3। अच्छा चैट बॉक्स में देख लेता हूं मैं। यार इतने सारे सी थर्ड, दृष्टि ने बोला थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, बी 2 एंड 3, जानवी एंड प्रीत 3। चलो देखते हैं, किसी के 50% आंसर सही है, किसी का 100% आंसर सही है, किसी का पूरा गलत है। अब देखो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव नहीं करना चाहिए, आप ये मोशन दिमाग में रखो। ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए, इधर नहीं जाना चाहिए, इधर अपनी जगह पे रह के घूम सकता है, वो परमिशन दी गई है, पर जगह छोड़ नहीं सकता है, छोड़ना अलाउड नहीं है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए पंथ, व्हाट इज द मेन कंडीशन। कि सर वो गोल गोल ही घूमना चाहिए। गोल गोल घूम सकती, तो पूरा ही मेरा उल्टा बना दिया स्टेटमेंट। मैं बोल रहा हूँ घूम सकती है, बट मैं बोल रहा हूँ ये तो मैंने लेमन लैंग्वेज में आपको यूं समझाया, क्या नहीं देखना है आपको, बट मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को। हाउ विल यू रिप्रेजेंट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इन मैथमेटिकल फॉर्म। अभी लिखवाया था प्रीवियस पेज पर, तू बोले तो सर तेरे मैं लिए बताऊं? वो सर रुको रुको, पंत को मौका दो। पंत F equal to 0। F equal to 0 की समेशन ऑफ F would be 0। समेशन समेशन मतलब अगर 100 फोर्सेस भी लग रही है ना, तो उन सबका सम कितना आना चाहिए? 0। अब पहला केस, पंत क्या पहले केस में फोर्सेस का सम 0 हो सकता है? नो सर। क्यों नहीं हो सकता? तो आंसर सही बोला तुमने, नहीं हो सकता, पर क्यों नहीं हो सकता पंत? क्योंकि सर वो ऊपर की तरफ मूव हो रही है। मतलब बोथ दी फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। यस। अगर सेम डायरेक्शन में लग रही है तो कभी एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट नहीं कर सकती।
इसलिए हम बोलेंगे कि यहां पर जो फोर्सेस है नेट फोर्स वो कितना होगा F प्लस F2F विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब ये कैसे इक्विलिब्रियम में नहीं है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये फोर्सेस इसको मूव करा सकती है। अब देखो इसका प्रैक्टिकल, ये वो रॉड है और ये वो दो फोर्सेस जो मैं लगा रहा हूं। जब मैं लगाऊंगा क्या मेरा पेन ऊपर जा रहा है? अगर जा रहा है तो वैसे ही ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, दोनों फोर्सेस उसको मूव करा सकती है। पहला पार्ट क्लियर, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का फर्स्ट केस। अब इस पे आते हैं। आर्य, क्या ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है? नो सर, नहीं है? नहीं है सर, है ये डिसाइड कर ले तू, ऐसा नहीं नो नहीं हाँ, सर, डिसाइड कर ले तू। रोटेट हो सकता है। रोटेट हो सकता है, ये अच्छी चीज बोली तूने, पर ट्रांसलेट नहीं हो सकता, आगे पीछे नहीं जा सकता। वेरी गुड आर्य, आप सही हो। इसमें भी जो दो फोर्सेस लग रही है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है कि नहीं? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहां पर आपका जो नेट फोर्स हो जाएगा ना वो कितना होने वाला है? 0। और नेट फोर्स 0 होने का मतलब रॉड कैसे इक्विलिब्रियम में है? बोल दो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। समझ में आया? क्योंकि फोर्सेस का सम 0 हो रहा है इसलिए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। आप देख भी सकते हो, देखो अगर मैं इस पे एक फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा हूं और एक ऊपर की तरफ, तो ये अपनी जगह पे घूम सकती है, इतनी परमिशन दी गई है, बट ऊपर या नीचे नहीं जा सकती। अगर नहीं जा सकती दैट इज there is no translational motion. That means net forces का sum 0 है, that means object is in translational equilibrium। बोलो भाई, पता लगा कि नहीं लगा? सर यस सुजल। सर फर्स्ट केस में अगर नोट्स में लिखा है कि यूनिफॉर्म मोशन होगा क्योंकि दोनों फोर्स सेम है, तो सर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती। नहीं भाई, फोर्सेस लगती है मतलब F इज इक्वल टू ma होता है, सुना है तूने? यस सर। मतलब एक्सेलरेशन मोशन कैसा? एक्सेलरेटेड। यस सर। एक्सेलरेटेड मोशन कभी यूनिफॉर्म होता है? यस सर। बस तुझे तेरा आंसर मिल गया। थर्ड केस, ये तो सबसे इजी दिखता है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है या नहीं? यस सर। यस है, बिकॉज दो फोर्सेस है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इधर भी F40E है। अभी भी रॉड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, मतलब ये दोनों केस में रॉड अपनी जगह नहीं छोड़ सकती, इसमें छोड़ सकती थी। दोनों प्रैक्टिकल केस मैंने बता दिया आपको। थर्ड वाला भी देखना है, एक फोर्स ऊपर से लगा रहा हूं, एक फोर्स नीचे से लगा रहा हूं, फोर्सेस लग रहे बट मूवमेंट 0, मोशन 0। क्लियर है? ओके अब आते हैं इसी केस में रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे। दर्शन, डू यू हैव एनी डाउट? नहीं सर, आंसर देने के लिए खड़ा किया। ऑल राइट ऑल राइट। रुको यार, लाइट मुझे लग रहा है कम है, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। अब आती रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। तो ध्वज, व्हाट इज द कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन? सर डेल्टा टॉर्क का डेल्टा समेशन 0 होना चाहिए। मेरा क्वेश्चन सुना तूने? यस सर। फोर्स व्हाट इज द कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन? फोर्स। What is the cause of rotational motion? हेलो सर।
हवालों पे यार, हालो तो ठीक है यार, पर व्हाट इज द कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन? सर फोर्स। व्हाट इज द कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन? अच्छा द्विज, व्हाट इज द कॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन? फोर्स। ये दोनों जगह नहीं चल सकता है, ये क्या है भाई? तो फोर्स को दोनों जगह लगा रहा है। ऐसा है कि 4 आंसर है, 4 एमसीक्यू, सबके आंसर ए टिक करके आ जाए तो एक तो सही होगा। अबे दोनों जगह फोर्स कैसे बोल सकता है? रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन तो अलग अलग है, तेरा आंसर तो दोनों जगह सेम आ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुझे मेरा? सर इक्विलिब्रियम में तो फोर्स ही आएगा। व्हाट इज, मैंने इक्विलिब्रियम वर्ड भी यूज नहीं किया है, मैंने बोला व्हाट इज द कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट के रोटेशनल मोशन के पीछे का कारण, कॉज क्या है, और वही ऑब्जेक्ट के ट्रांसलेशनल मोशन का कॉज, कारण, और गुजराती में क्या बोलते हैं? कारण ही बोलते हैं। कारण ही है। ओके, क्या है ये पूछ रहा था। आज स्टार्टिंग में पहली 2 चीजें वही पूछी थी मैंने, साले तूने वही 2 के आंसर गलत दिए मुझे। एक का सही दिया, एक का सही दिया, एक का गलत है। ट्रांसलेशनल मोशन का कॉज क्या है, रोटेशनल मोशन का कॉज क्या है? तो ट्रांसलेशन, टॉर्क। बोल तो दिया। अरे ट्रांसलेशनल के लिए फोर्स और रोटेशनल के लिए टॉर्क, याद रहेगा कि नहीं रहेगा द्विज? हाँ सर वो तो याद था, पर ऐसे बराबर पता नहीं चल रहा था क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन ऐसे तो एग्जाम में थोड़ी ना मना कर पाएगा कि भाई क्वेश्चन समझ नहीं आया इसलिए मैं आंसर लिख के नहीं आया। क्वेश्चन तो वही रहने वाला है, आंसर तुझे सोचना है कि क्या होगा। और मैंने तो यार सिंपल भाषा में बोला था, कि वो ट्रांसलेशनल। मेरी आवाज आ रही है? सर आपका वॉइस लैग हो रहा है थोड़ा। आज मेरा भी डेटा का इशू है, ठीक है। सो टॉर्क बेसिकली याद रखना ध्वज, टॉर्क इज द कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन। अब अगर मैं बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट में लगने वाली सभी टॉर्क का सम 0 हो जाए, तो तू बोलेगा सर ये ऑब्जेक्ट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में चला गया है। और फोर्सेस का सम 0 हो जाए तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में चला गया है। आज मैं यही चिल्ला रहा हूं जब से आया हूं, सबको क्लियर है? अब मैं 1 बाय 1 तीनों केस के टॉर्क फाइंड आउट करना चाहता हूं। जिस केस में नेट टॉर्क 0 आ गया वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में चले जाएगी, और जिसमें नहीं आया वो रोटेशनल मोशन करेगी, गोल गोल घूमेगी। इमेजिन तो आप खुद से भी कर सकते हो, बट मैं आपको मैथमेटिकल प्रूफ दूंगा। करेक्ट? चलो फर्स्ट केस, मान लेते हैं कि हमारी रॉड इस पॉइंट के अबाउट घूमने वाली है, इस पॉइंट के अबाउट। तो इस फोर्स का डिस्टेंस, दैट इज पोजीशन वेक्टर आर, ये होगा, और इस फोर्स का पोजीशन वेक्टर आर ये होगा, एग्जैक्ट सेंटर में है। तो हाउ विल यू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क? कैसे निकाला जाता है टॉर्क का डायरेक्शन? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। तो सबसे पहले मुझे कोई हेल्प करेगा कि इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क लगा होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? कैसे निकालो? टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, ये पता है, स्टार्टिंग में आज मेरे से दृष्टि ने पूछा था तब मैंने बताया। तो आर की डायरेक्शन में सब अपने फिंगर्स को रखो और एफ की तरफ कर्ल करते हुए लेके जाओ। थंब किधर जा रहा है? इधर, इधर देखना, ये आर है और एफ ऊपर की तरफ, तो आर क्रॉस एफ ऐसा हो जाएगा। थंब नीचे की तरफ जा रहा है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। और इस जो ये एक्सिस बनाई जाती है वो एक्चुअली कैसी होती है? ये वाली एक्सिस जो प्लेन के बाहर आ रही होती है, दिस इज जेड एक्सिस, जिसको बनाया है
ऐसे जाता है, क्योंकि बाहर निकालते हो तो कैसे बनाओ 3D में, बट इन रियल वो एक्सिस ये होगी। तो अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो पेपर के अंदर जाते हुए एक्सिस कौन सी होगी? नेगेटिव जेड एक्सिस। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस के कैप। आर क्रॉस एफ करूंगा तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या आएगा? माइनस के कैप। किसी को डायरेक्शन में डाउट हो तो बोल दो। अब मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। फिर फर्स्ट टॉर्क जो मैं निकालूंगा वो क्या है? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो क्रॉस हटता है तो आर एफ साइन थीटा आता है। तो आर एफ साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या निकला हमारा? माइनस के कैप। अब आर की वैल्यू आर, एफ की वैल्यू एफ। आर और एफ के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। साइन 90। और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1 क्या टाउ 1 सही है मेरा? टॉर्क 1, ये मेरा टाउ 1 आ गया। इसी केस में इस वाली फोर्स का टॉर्क कितना होगा, अब वो निकालना है आपको। टाउ 2। सर डायरेक्शन पता नहीं चली, माइनस के कैप क्यों लिया? मैं तो कब से पूछ रहा हूं, कोई बोलना ही नहीं चाह रहा था। दक्ष, डायरेक्शन निकाल कैसे रहे? सर वो राइट हैंड थंब रूल से। और राइट हैंड थंब रूल बोलता है कि अगर आप आर क्रॉस एफ लिख रहे हो, क्या सर? क्या बोल रहा? पता चल गया, पता चल गया। जादू है, देखो कुछ बोला इतना ही आ गया उसका। ठीक है, सो अब इधर देख ले वापस से। टाउ 2 आर एफ अगेन साइन 90। इसका डायरेक्शन क्या होगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा इस टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा? बोल दृष्टि। सर अपवर्ड डायरेक्शन। विच इज इससे अपोजिट। तो इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर क्या लिखूं? के कैप। के कैप। देख लो जिसको भाई समझ नहीं आया। आर के डायरेक्शन में रखो अपनी फिंगर्स को और एफ की तरफ कर्ल करते हुए लेके जाओ। आर क्रॉस एफ। थंब ऊपर आ रहा है, थंब ऊपर आ रहा है, मतलब डायरेक्शन क्या हो गया? पॉजिटिव जेड एक्सिस। दैट मींस के कैप। तो टॉर्क 2 का वैल्यू कितना आया? टाउ 2 आर एफ साइन 91, डायरेक्शन के कैप। नेट टॉर्क कितना आ गया? 0। अगर नेट टॉर्क 0 है तो ये वाली रॉड कौन से इक्विलिब्रियम में है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशन। अब जब मैंने इस पे फोर्स लगाया था ये रोटेट कर रही है? नो। रोटेट कर रही है क्या? नो। तो ऑब्वियस सी बात है रोटेट नहीं कर रही, क्योंकि टॉर्क 0 है। कर रही, अगर करती तो टॉर्क नॉट इक्वल टू 0 आता। तो ये प्रैक्टिकल भी मैंने आपको बता दिया। नेट टॉर्क मैथमेटिकली 0 आ रहा है, और आप खुद लगा के देख लो, ऐसी फोर्सेस घुमा ही नहीं सकती है। वो सीधा जा रहा है, घूम नहीं रहा है। समझ आया? कोई डाउट है अभी तक तो बोल दो। मैंने मैथमेटिकल प्रैक्टिकल दोनों प्रूफ दे दी है। बोलो, क्लियर है? डायरेक्शन सबको क्लियर है? कैसे निकाला मैंने? गुड। अब इसकी बात करते हैं। ये है पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये है मेरा आर, और ये इस फोर्स के लिए आर। इस केस में टाउ 1 की वैल्यू मुझे, हनी आप बताओ टाउ 1 कैसे निकालूं? सर डायरेक्शन पूरा वैल्यू जैसे मैंने ये फॉर्मूला बनाया वैसे मुझे लिखवा दे विद डायरेक्शन। टू आर एफ साइन थीटा। आर एफ साइन थीटा की जगह 90 लिख दूं, क्योंकि एंगल तो 90 बन रहा है आर और एफ में इधर भी। यस सर, और इसमें डायरेक्शन डाउनवर्ड से आएगी। देख ले वापस से खुद से करके। नहीं, आर की डायरेक्शन में अपने पाम और फिंगर को रख और एफ की तरफ कर्ल करते हुए लेके जा। ये आर है, ये एफ है। ओके ओके सर, अपवर्ड जाएगी। तो सबको क्लियर है? थंब ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है। दैट मींस ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? के पॉजिटिव। के कैप।
पॉजिटिव के कैप। तो मेरा फाइनल टॉर्क कितना आया? आर एफ साइन 90 इज 1 के कैप। दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज डायरेक्शन। जानवी टाउ 2 बता सकती है क्या? हालांकि तुझसे पूछना लीगल नहीं है आज मेरे लिए, बिकॉज तूने नहीं पढ़ा, पर थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही गया होगा। साइन 90 के कैप। आर एफ साइन 90 और इसका भी के कैप। किस किस का के कैप आ रहा है आंसर? थम्स अप दोनों। भाई नोटा वाले हो क्या? बिहार गुजरात के इलेक्शन में नहीं हो, इसको भी नहीं देंगे उसको भी नहीं देंगे हम तो फिर बाय दिन। सिंपल सा है, आर की डायरेक्शन में रखो अपनी फिंगर्स और एफ की तरफ कर्ल करके ले जाओ। तो इस केस में भी टॉर्क किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ। वेरी गुड। अरे जानवी पहली क्लास अटेंड कर रही है उस आज चैप्टर की, वो जवाब दे सकती है तो आपको भी देना चाहिए। के कैप। तो फाइनली टाउ 2 का वैल्यू क्या आ गया? आर एफ के कैप। नेट टॉर्क का वैल्यू निकालना है, टाउ नेट विच इज टाउ 1 प्लस टाउ 2, आर एफ प्लस आर एफ 2 आर एफ के कैप। टॉर्क तो 0 नहीं आया, मतलब ये कौन से इक्विलिब्रियम में नहीं है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मतलब ये रोटेट करेगी। क्या कर रही थी? रोटेट कर रही थी। ये तो हमको स्टार्टिंग में बता दिया था भाई कि एक फोर्स ऐसा लग रहा है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, तो ये तो रोटेट कर सकती है। देख लो कर भी रही है, बट ट्रांसलेट नहीं कर रही, आगे पीछे नहीं जा रही, अपनी जगह पे गोल घूम रही। क्लियर है? अब इस केस की बात कर रही है, सबसे अच्छा सिंपल केस। यही सेंटर है। फोर्स का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होता था जहां पर फोर्स लग रही होती थी, दोनों फोर्स के लिए वो आर का वैल्यू कैसा है? 0। जीरो। पॉइंट ऑफ रोटेशन पे ही फोर्स लगाई जा रही है। अगर पॉइंट ऑफ रोटेशन पे फोर्स लगती है तो टॉर्क कुछ नहीं लगता है। टाउ 1 भी 0, टाउ 2 भी 0, टाउ नेट भी 0। तो मतलब कौन से इक्विलिब्रियम में रॉड? मैकेनिकल। वाह, ये तो एक स्टेप आगे बोल दिया आपने। मैं तो अभी सिर्फ इस बेसिस पे बोल रहा था, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है ट्रांसलेशनल के साथ साथ। तो अब अगर हम सम अप करें तो रॉड नंबर 1 रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, बट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। पता लगा? नेट टॉर्क 0 है, मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, बट नेट फोर्स 0 नहीं था, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। मतलब रॉड रोटेट नहीं करेगी, रॉड ट्रांसलेशनल मोशन करेगी। कानन को क्लियर हुआ क्या ये वाला पार्ट? पक्का? कौन सा इक्विलिब्रियम? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। बट कैसा इक्विलिब्रियम नहीं है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि नेट टॉर्क लग रहा है। मतलब ये वाली रॉड सिर्फ घूम सकती है, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर सकती। और ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, मतलब दोनों में है, मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। ना ही रोटेट करेगी ना ही ट्रांसलेट करेगी, नाइदर रोटेशन नॉर ट्रांसलेशनल मोशन। समझ आया? ये सब चीजें आज मैंने आपको क्यों बताई? क्योंकि मुझे आपको एक टर्म समझानी थी, कपल। अब जो आप समझते हो वो नहीं, दूसरा। तो उस कपल को समझाने के लिए, मतलब किस टाइप की फोर्सेस एक रॉड को घुमा सकती है। सिर्फ इस केस में रोटेशनल मोशन दिख रहा था, यही रॉड घूम रही थी। ऐसी फोर्सेस, ध्यान से सुनना, ऐसी फोर्सेस जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, अपोजिट इन डायरेक्शन हो। दो कंडीशन बताई मैंने आपको, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। बट वो तो इधर भी है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। इन दोनों केस में डिफरेंस क्या है?
acting at different positions. Yes. इसको फिजिक्स में बोला जाता है लाइन ऑफ एक्शन। मतलब ये फोर्स इस लाइन के अलोंग लग रही है और ये वाली फोर्स इस लाइन के अलोंग लग रही है, तो इन दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। इस केस में यहां पे तो दोनों की दोनों फोर्सेस सेम लाइन के अलोंग ही लग रही है। ऐसी फोर्सेस जो सेम लाइन के अलोंग लगती है ना, उसको बोला जाता है कोलिनियर फोर्सेस। नाम याद रख पाओगे क्या? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, फ्यूचर में काम आएगी, अभी नहीं, बट क्या याद रख पाओगे फ्यूचर के लिए? ऐसी फोर्सेस जो सेम लाइन के अलोंग लगती है उसे हम कोलिनियर फोर्सेस बोलते हैं। क्या इमेजिन कर पा रहे हो? सेम लाइन, एक ही लाइन है, उसी के अलोंग ये भी फोर्स लग रही है और ये वाली फोर्स भी लग रही है, तो दिस इज कोलिनियर, दिस इज नॉन कोलिनियर फोर्सेस। दोनों के लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। एक का लाइन ऑफ एक्शन ये है, एक का लाइन ऑफ एक्शन ये, दो के अलग अलग है, पर इन दोनों का सेम है। तो आई अगेन रिपीट, ऐसी फोर्सेस जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, अपोजिट इन डायरेक्शन हो, बट एक और कंडीशन क्या याद रखनी पड़ेगी, दोनों डिफरेंट पॉइंट्स पे लगती हो, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे हो। ऐसी फोर्सेस फिजिक्स में क्या प्रोड्यूस करती है? टॉर्क, और उनको क्या बोला जाता है? कपल। तो इन फोर्सेस को बोला जाता है कपल। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस acts at two different point make a couple and produces a torque in an object. क्या ऐसा दिया हुआ है नोट्स में कहीं पर? जिसको नहीं मिला भाई पेज नंबर बता दो, मेरे पास, मेरे को भी ढूंढना पड़ेगा। पेज 42 45 45 तो हमेशा जो ये कपल होती है ये बॉडी को रोटेट करवाती है। और कपल वर्ड सुनते से अब दो डेफिनेशन दिमाग में आनी चाहिए। पहली वाली भूल जाओ, दूसरी वाली जो आज पढ़ी है उस पे फोकस करना, कि दो ऐसी फोर्सेस जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, अपोज, ये कंडीशन बता रहा हूं मैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड फर्स्ट, अपोजिट इन डायरेक्शन सेकंड, एक्ट्स एट टू डिफरेंट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे लगनी चाहिए, सेम पॉइंट, सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आपकी बॉडी घूम सकती है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी। अब अपनी साइकिल को याद करो, अपनी टू व्हीलर को याद करो। साइकिल में क्या करते हो? टर्न लेना होता है तो ऐसे करते हो, जिस साइड भी टर्न लेना है। सब चलाते साइकिल, टू व्हीलर तो सबने कभी चलाई होगी। तो वहां पर क्या कर रहे होते? हम कपल ही लगा रहे होते, एक साइड से फोर्स नीचे, दूसरे साइड से फोर्स आगे, ये टर्न होगी। कभी ऐसा, कभी ट्राई करना, दोनों फोर्स ऊपर लगाओ, कभी मुड़ेगी नहीं साइकिल। या दोनों खींच लो, या तो स्ट्रोपी लगेगी या व्हीली लग जाएगी, बट घूमेगी नहीं। ठीक है, तो ये इसलिए वही पढ़ रहे थे ये कंसेप्ट। आप रेगुलर लाइफ में बहुत यूज करते हो। ढक्कन खोला है, सुना बहुत बार होगा पेरेंट्स से, कभी कभी टीचर से। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे लिए तो सब इंटेलिजेंट है, बट कभी खोला भी होगा। खोलते वक्त आप क्या करते हो? एक साइड से नीचे की तरफ फोर्स लगाते हो, दूसरी साइड से ऊपर की तरफ लगा रहे हो, तो तभी तो घूमता है वो। करके देख लो घर पे। तो वहां पर भी क्या कर रहे हो आप? टॉर्क लगा रहे हो, कपल लगा रहे हो। वो फोर्सेस जो लगाते हो उनको कपल बोलते हैं। अब लगाते तो बचपन से आ रहे, पर क्या बोलते थे वो नहीं पता था, अब मैंने बता दिया क्या बोलते थे, याद रखना। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जहां पे आप ये यूज कर रहे हो। अब आपको सोचना है कि यार पढ़ तो लिया, कहाँ का यूज कर रहे हैं। क्लियर है कपल के बारे में? मैं चाहूंगा कि आप पॉइंट नंबर 2 पढ़े पूरा। यहाँ पे एक और टर्म आएगी, मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल इज नथिंग बट टॉर्क ड्यू टू कपल। वापस से मैं लिख देता हूं, मोमेंट ऑफ कपल इज नथिंग बट टॉर्क ड्यू टू कपल। ये जो कपल वाली फोर्सेस है वो लगा क्या रही? टॉर्क। और उसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? कोई वो पढ़ के बताए तो मजा आए।
Force into Torque distance is equals between to the F into 2A. 2A. force into perpendicular distance between the two forces. यह मैंने आज आपको डिराइव करके बताया है, आप अगर नोटिस किया हो। ये वाली रॉड ही घूम रही थी हमारी, इधर देखो स्क्रीन पे, दोनों में से कोई एक फोर्स, और 2r क्या था, r प्लस r, डिस्टेंस बिटवीन दी टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी टू फोर्सेस। तो ये हो गया आपका 2r। तो ये जो कपल थी उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, टॉर्क, रोटेशनल मोशन, आपका हैंडल घूम पाया, आपकी रॉड घूम पाई, आपका ढक्कन खुल पाया। तो याद रखना ये टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क ड्यू टू कपल, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी टू फोर्सेस। हमेशा इनके बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए, दिस इज मस्ट कंडीशन। अगर नहीं है तो फाइंड आउट करना पड़ेगा फ्यूचर में, 12th में बहुत आने वाला है ये वाला पार्ट। मैं अगेन बता रहा हूं, ये सब चीजें आप जो पढ़ रहे हैं ये एक कंसेप्ट है। अब दुनिया में आपके आगे की लाइफ में जब भी कोई चीज घूमेगी, सब जगह टॉर्क का कंसेप्ट आएगा। तो कंसेप्ट अभी पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन चैप्टर वाइज चैप्टर होगा। 11th में कम होने का, 11th में इतना नहीं होगा, 12th में होता है, चैप्टर 1 में होगा, 4 में होगा, 2 में होगा, सब जगह टॉर्क लगाने वाला है इलेक्ट्रिसिटी में। तो वहां पे चार्जेस रिड्यूस कर रहे होते, डायपोल्स पढ़ोगे आप केमिस्ट्री में, आई थिंक आपने वर्ड यूज सुना होगा, तो वो सब चीजें आप वहां पे पढ़ोगे। क्लियर है? व्हाट इज मोमेंट, दिस इज मोमेंट ऑफ कपल इज नथिंग बट टॉर्क ड्यू टू कपल। कपल जो टॉर्क लगाते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, दोनों में से कोई भी फोर्स ले लो, क्योंकि इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, क्या फर्क पड़ता है, कोई भी ले लो। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। अब मैं चाहूंगा पॉइंट नंबर 2 पूरा रीड कर लो। नहीं दक्ष, बुक 2 12th में अलग है। बुक 1 इज टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ोगे, और बुक 2 होगा आपका ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो इसलिए बोल रहा हूं 11th केमिस्ट्री में आप ध्यान दे लेना, 11th केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स पे, एटम्स, न्यूक्लियस, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर्स पोस्टुलेट, ये सब वापस आएगा 12th में, तब बच्चों को इजी लगता है। क्यों? क्योंकि 11th में पढ़ा होता है। तो अभी उस पे फोकस कर रहे हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, 3 चैप्टर हो गए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बड़ा अच्छा टॉपिक है 11th का, आज तक मुझे वही अच्छा याद है बस। तो 12th में बड़ा काम आता है, उस डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, बड़ा सा एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जो हॉलबर्ग एंड लेनार्ड, दो साइंटिस्ट ने किया था, और आइंस्टाइन बाबा का उस पे विचार समझेंगे क्या था। बड़ा अच्छा है, अभी वही चल रहा है 12th में। सो 3 चैप्टर, चैप्टर 11, 12, 13 वो मॉडर्न फिजिक्स के होते हैं 12th में, और उसमें से आधा पार्ट केमिस्ट्री 11th का है। तो बेसिकली ये वाला पार्ट इजी है। बोर्ड्स पोस्टुलेट क्या है, रदरफोर्ड मॉडल क्या है, जे थॉमसन कौन, थोड़ा थोड़ा जेम्स चैडविक, और थोड़ा थोड़ा आएगा, टफ नहीं है, बहुत इजी होता है। क्लियर है यहां तक? अब पेज, अभी टाइम नहीं बचा, पेज नंबर 2 जो हमारा 46 है, उस पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में हीत को बताया था। अगर 100 किलो का वजन उसको उठाना हो तो दिमाग का यूज करके वो 100 किलो का वजन उठा सकता है, पर अब उसको समझाने के लिए मेरे पास, मुझे 5-6 मिनट तो लगेंगे। अगर आप बोलो तो मैं ये कंप्लीट कर दूं तो आपका फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो जाता है चैप्टर का, और अगर आपके क्लास है समथिंग कुछ, तो फिर यहीं से अगली बार स्टार्ट करेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, मेरे को थम्स अप मिल रहे हैं, फटाफट फटाफट समझ लो। देखो, सिंपल सी चीज है, सीसॉ को इमेजिन करना है आपको। कभी बैठे भी होंगे, कभी गिरे भी होंगे, पर देखा तो हो ही गए। अगर मुझे कुछ बैलेंस करना होता है लेट से, तो हमारा सबसे पहले दिमाग जाता है बीच में, यहाँ पे एक सपोर्ट लगा दो। इस सपोर्ट को बोला जाता है फल्क्रम। फल्क्रम बीच में लगा दिया जाए, ये सपोर्ट ऐसे बीच में से बैलेंस होने लग जाता है। ठीक है, अब सपोज करो एक साइड हमने रख दिया लोड। लोड समझते हो?
जिसको आपको उठाना है, हैवी लोड, कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज नथिंग बट लोड, जो नीचे की तरफ कुछ फोर्स लगा रहा होगा, कुछ उसका वेट होगा mg, और इस लोड का डिस्टेंस फल्क्रम से, इसको बोला जाता है लोड आर्म। लोड आर्म, नोट्स में डायग्राम देखते जाना, वहां से भी समझ आता जाएगा। अब अगर इसको मुझे बैलेंस करना है तो इस जगह पे क्या लगाने पड़ेंगे? एफर्ट, कुछ तो एफर्ट डालना पड़ेगा मेरा, और इस एफर्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द फल्क्रम इज एफर्ट आर्म। इसमें किसी को कोई डाउट? अब अभी मेरा कंसेप्ट यही कहता है कि अगर ये 100 किलो का, या सपोज करो इस लोड की वजह से 100 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो मुझे इधर भी 100 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ही ये बैलेंस हो पाएगा। बैलेंस का तो सेम ही होता है ना, दोनों साइड के फोर्स सेम होने चाहिए। यस और नो? आइडिया लगा कि नहीं लगा जो मैं बोल रहा हूं? कि अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो इक्वल फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, मेरे एफर्ट इक्वल होने चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है, 100 न्यूटन का फोर्स मतलब मास कितना हो गया? 10 केजी, 10 इंटू 10, तभी 100 न्यूटन का फोर्स बना होगा। तो 10 किलो का तो आप बैलेंस कर लोगे ऑब्जेक्ट। वापस में 100 न्यूटन का नहीं बताते ना, फोर्स इज नथिंग बट mg। और लास्ट 2 वर्ड्स रिपीट करेंगे प्लीज आपकी। हाँ वही बोल रहा हूँ, फोर्स इज नथिंग बट mg। तो अगर लोड आपका 10 kg का था तो g का वैल्यू 10, फोर्स कितना गया? 100 न्यूटन। 10 किलो तो उठा लेंगे, अभी मैं बोलूं 100 किलो का वेट उठाना है 100 केजीज का, तो वो 100 केजीज का जो ऑब्जेक्ट होगा वो फोर्स कितना लगाना होगा? 100 इंटू 10, 1000 न्यूटन। अब ये 100 किलो ज्यादा होता है, सुनने में कम लग रहा होगा मेरी, बट 100 किलो है तो ज्यादा। कैसे मैनेज करेंगे? तो इसमें हम थोड़ा दिमाग यूज करते हैं। यहाँ पे सिर्फ फोर्स का कंसेप्ट नहीं आ रहा है, ये रोटेशन मोशन का केस बन रहा है, टॉर्क का कंसेप्ट आएगा यहाँ पे, क्योंकि आपने एक पॉइंट फिक्स कर रहा है, तो इस तरीके से आपका ये घूम रहा है। दिस इज नथिंग बट रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन का कॉज कौन होता है? द्विज, व्हाट इज द कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन? टॉर्क सर, टॉर्क। आज तूने ये याद कर लिया, खुश हो गया। टॉर्क। द्विज, अभी तक जो पढ़ाया वो क्लियर है ना तुझे? सर क्लियर है। ठीक है, अरे बुरा मत मानना, मैं मस्ती तो करता रहता हूँ। मानना है तो अलग बात है, बट मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूँ मानने का नहीं। सो सपोज करो यहां का डिस्टेंस इनिशियली मैं ले रहा हूं 5 मीटर, और यहां का भी डिस्टेंस है 5 मीटर, इक्वल डिस्टेंस है फल्क्रम से। तो बताओ इस फोर्स ने टॉर्क कितना लगाया होगा? नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, या अभी तो मैं हैवी वेट की बात कर रहा हूं, 1000 न्यूटन, और डिस्टेंस कितना है 5, एंगल कितना है फोर्स और आर के बीच में? 90 डिग्री। तो टॉर्क कितना लगा? 5000 न्यूटन मीटर का। ये कैसे निकाला पता लगा? मैं बाजू में बता देता हूं। ये फोर्स लग रहा है, ये डिस्टेंस है, और इनके बीच का एंगल 90, तो दिस इज F1, दिस इज R, जो कि 5 मीटर में लिया। तो ये फोर्स ने कितना टॉर्क लगाया? 5000 न्यूटन मीटर। अब अगर मुझे नेट टॉर्क को जीरो करना है, इधर से भी 5000 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगाना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस हो पाएगा। नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा, उसका रोटेशनल मोशन रुक जाएगा। उसके लिए अगर डिस्टेंस मैंने 5 रखा है, मुझे इधर इतना निकालना पड़ेगा, 1000 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। मेरे हाथ में नहीं है 1000 न्यूटन का फोर्स कैसे लगाऊंगा? मैं 100 किलो का ऊपर खड़ा भी हो जाऊंगा तो भी 1000 न्यूटन का फोर्स नहीं लगा पाऊंगा। समझो, अगर मैं यहाँ पे खड़ा होता तो ये 5 मीटर फिक्स है, मेरा लेट से मेरा 80 है, तो 80 इंटू 10 कितना फोर्स में लगा पाया? 800 न्यूटन का। इससे ज्यादा नहीं लगा पाऊंगा, पूरा कूदता भी रहो तो भी नहीं लगा पाऊंगा, बट मेरे को उसको बैलेंस तो करना है। तो इसमें क्या करते हैं? रिया बताओ क्या डाउट है? सर आप फिर से रिपीट करोगे, आपका आवाज कट रहा था।
सबको ऐसा हो रहा है। बहुत ज्यादा सा क्रैकलिंग हो रहा है आपके आवाज में। चलो फिर नेक्स्ट टाइम ही करेंगे ऐसा कर, क्योंकि आपका भी इसके बाद शायद बैक टू बैक केमिस्ट्री होगा, इसके बाद मैं 10 मिनट में तो शायद स्टार्ट हो जाएगा यस बहुत सारों का, तो इसलिए फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। इसको पढ़ के रखना, थोड़ा आइडिया लगा के रखना, बड़ा इजी सा टॉपिक है, नोट्स में दिया हुआ, और एक कुछ गलत भी दिया है उस बॉक्स के अंदर, कुछ तो गलत है, अगर फाइंड आउट करके रखो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन, हैप्पी दिवाली। अपने दिवाली के बाद ही Bye, मिलने sir. वाले हैं हम। सेम टू